हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे सीरीज़ में हम नेक्स्ट पीटी 365 हमारी जो है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। चलो ये बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले यूनिटी है मूर्ति कला और स्थापत्य कला से रिलेटेड है, फिर चित्रकला और अन्य कलाएं हैं, फिर हमारे सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद प्रमुख व्यक्ति, इसके बाद हमारा है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बाद मिसलिनियस कंसेप्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा है इसमें सबसे पहला हमारा उड़ीसा का मंदिर स्थापत्य कला। उसकी तो कलिंग स्थापत्य कला से संबंधित उड़ीसा के मंदिर में कई घटनाओं का कारण चर्चा में बना हुआ है। सबसे पहला हमारा है इससे संबंधित क्या है, लिंगराज मंदिर, जो कि 8 मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। ठीक है। इसके बाद मंदिर की बात करें तो ओडिशा सरकार ने जगन्नाथ के चारों ओर व्यापक पैमाने पर सौंदर्यीकरण और परियोजना के निष्पादन में कुप्रबंधन पाए जाने को लेकर आपत्ति उठाई है। फिर ये मंदिर भगवान भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। दूसरा, मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया? पूर्वगंग वंश के प्रथम राजा अनंतवर्म चौंडगम देव ने। ठीक है। इस मंदिर की स्थापत्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो देख लीजिए। जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला का शैली में निर्मित है और मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। इसकी पवित्र त्रिमूर्ति कौन कौन सी है? भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियाँ जो कि लकड़ी की बनी हुई है। मंदिर में नक्काशी के मुख्य रूप देवी देवताओं की है। फिर अन्य विशेषताएं कौन कौन सी? हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन यहाँ होता है और इसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ कहा जाता है। प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ है जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अलावा हमारा इसका इतिहास की बात करें तो ये मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। इसे स्वयंभू भी कहा जाता है क्योंकि ये इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? शिवलिंग से होती है। फिर सोमवंशी राजा वंश के राजा यताति केसरी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर 11वीं शताब्दी की बात करें तो राजा लालतेंदु केसरी ने इस मंदिर का निर्माण कराया। फिर स्थापत्य से संबंधित और अन्य बातें कौन कौन सी है? मंदिर के 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडप, नाट्यशाला। फिर इनके ये दिए भी हुए हैं। और इस मंदिर की और विशेषता क्या क्या है? हमारे ये मंदिर शिव और वैष्णव संप्रदायों का समन्वय प्रतीक है। शिवलिंग को हरिहर नाम से जाना जाता है और क्या बताया गया है? देवी पार्वती को समर्पित है। लगभग 50 छोटे मंदिर यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद हम कलिंग स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य की शैली नागर शैली की एक उप शैली है ये। ठीक है। और इसकी और क्या विशेषता है हमारे? तो मंदिर के प्रकार कौन कौन से हैं? रेखा देओल है, पीड़ा देओल है और खाकरा देओल है। फिर इनका ये मतलब दिया हुआ है। रेखा देओल का मतलब क्या होता है? विष्णु, सूर्य और शिव मंदिरों से संबंधित। खाकरा मतलब चामुंडा और दुर्गा मंदिर से जुड़ा हुआ है। फिर भाग बताए गए मंदिर के दो, एक मंदिर के 2 भागों में बना हुआ है। एक भाग शिखर है तो दूसरा हमारा कौन सा है? सभा कक्ष है। फिर नक्काशी के बारे में बताया गया है। उसके अलावा हम बात करें हमारे पीड़ा देओल, जो कि इसमें नृत्य और नाट्य मंडप, प्रसाद अर्पण, सभा कक्ष शामिल है। फिर बात करते हैं हमारा प्रमुख स्मारक कौन सा है उड़ीसा में? एक सूर्य मंदिर है कोणार्क का, जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज है, भुवनेश्वर में स्थित है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। फिर हम बात करते हैं हमारा असुरगढ़, जो कि उड़ीसा की सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती है। 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसे स्थापित किया गया था। उड़ीसा के प्रमुख किले बंद बस्तियों में सबसे पुरानी मानी जाती है। ठीक है। और हमें अगर ये इनकी मतलब हिस्ट्रिकल कल्चर हमें देखना हो तो, और हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, हमें क्या कैसे पता चला ना कि यहाँ कोई साइट्स हुई थी? कार्बन तकनीक का यूज़ करके, रेडियो कार्बन तकनीक। ठीक है। उड़ीसा के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में कौन कौन से हैं? शिशुपालगढ़, जोगढ़ और
खलकटपटना और मणिकटपटना। फिर मुख्य विशेषता की बात करें तो 3 चरण में है, लोह युग है। और ऐतिहासिक चरण की बात करते हैं। फिर यहाँ बात की गई है प्राप्त पुरावशेष कौन कौन से है, और अत्यधिक कुशल अभियांत्रिकी जल प्रबंधन की, मतलब यहाँ समकालीन स्थलों की तुलना में थी। ठीक, ये अन्य विशेषताएं कुछ इसकी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है होयसल के मंदिर। तो ये हमारे कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के बेलूर स्थित है। ठीक है, हेलबिट स्थित होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर स्थित में केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। फिर इसकी स्थापत्य की बात करें तो ये मिश्रित या वेशर शैली होती है। हमारी शैली 3 प्रकार की होती है, जैसा कि आपने सुना होगा, द्रविड़ और नागर और बेसर। ठीक है, इमारती पत्थर कौन कौन से काल बताया, 10वीं से 14वीं शताब्दी। और इसकी विशेषता बताई गई है तारकीय योजना, बारीकी नक्काशी और मूर्तियाँ मंदिर के भीतर की मूर्तियाँ रामायण महाभारत और भगवान पुराण के दृश्य को दर्शाती है। फिर डिज़ाइन का बात की गई है, मंडप कैसा है, होयसल मंदिर के विमान की बात की गई है, धार्मिक विषय वस्तु और शिव मंदिर का अनुसरण करता है, और किंतु इसमें जैन परंपरा की मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव और शाक्त परंपराओं की वस्तुएं भी मिलती है। फिर मुख्य मंदिर हमारे कौन कौन से हैं, ये देखिए, चेन्नाकेशव मंदिर बेलूर में है, होयसलेश्वर मंदिर हेलविटो में है, केशव मंदिर है सोमनाथपुरी में। होयसल मंदिर के बारे में और बताएं तो ये 2014 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये संरक्षित स्मारक है। विश्व धरोहर सूची के बारे में बताया जाता है कि शामिल करने के मतलब कैसे करते हैं और क्या इनके फायदे हैं। ऐसे स्थल जिनकी उनकी विशेष संस्कृति या भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तय किया जाता है। ये इनके प्रबंधन और संचालन करती है, जो कि 1994 में विश्व धरोहर समिति ने एक प्रतिनिधित्व, मतलब इन्होंने टोटल मिला के बात करें तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था, रणनीति 1974 में। ठीक है, ये कन्वेंशन विश्व की सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। तो 3 प्रकार की हमारी सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है, मिश्रित है। भारत में कितनी है, 40 है विश्व धरोहर और 32 है सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक, 1 मिश्रित है। फिर हम मंदिरों की बात करें तो चेन्नाकेशव मंदिर ये किसको समर्पित है, ये एककुट अर्थात पवित्र स्थल वाला है मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर होयसलेश्वर मंदिर जो कि 2 पवित्र स्थलों वाला मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है। एक मंदिर स्थल राजा विष्णुवर्धन को और दूसरी रानी शांतला को समर्पित है, इसलिए इसे शांतलेश्वर मंदिर कहा जाता है। केशव मंदिर की बात करें तो इसके 3 रूप में भगवान कृष्ण को समर्पित है, जनार्दन, केशव, वेणुगोपाल। फिर निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया था, हमारा पहले वाला है जिसका राजा विष्णुवर्धन द्वारा 1170 में करवाया गया है। फिर राजा विष्णुवर्धन द्वारा, ये राजा नरसिंह तृतीय के संरक्षण में बनाया गया था। वो मंदिर कौन सा, भगवान विष्णु को समर्पित है। स्थापत्य की बात करें तो हम विष्णु के जीवन की, उनके पुनर्जन्म और महाकाव्य रामायण महाभारत के दृश्य को उकारा गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के चित्र है, गर्भगृह में कृष्ण की मूर्ति उपस्थित है। फिर ये हमारा है जो दूसरा मंदिर है, ये जैन धर्म वसादियों मंदिर के साथ साथ एक सीढ़ी नुमा कुआं भी है। फिर इसमें रामायण और महाभारत भगवान पुराण के दृश्य को दर्शाया गया है। सीलकड़ी से बना है और खरात से बनाए गए स्तंभ है। और केशव मंदिर में मिली मूर्तियाँ भगवान विष्णु, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी सरस्वती से बनी है। फिर जल निकाय की बात करें तो यहाँ यागची नदी के तट पर निर्मित है। हेलेविट का द्वार समुद्र कहा जाता है, जिसका आशय जल भंडार है। ये कावेरी नदी के तट पर है। अन्य विशेषताएं भी दी हुई इनकी। फिर होयसल राजवंश के बारे में बात करें तो इस संस्थापक कौन है, नरपकाम तृतीय। प्रमुख संस्थापक के बारे में बताया गया, विष्णुराय वर्धनिया। आरंभ इसने क्या किया था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में ये रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर वैष्णव धर्म अपना लिया था इसने। फिर वीर वल्लाल द्वितीय,
होयसले को चालुक्य की अधीनता से मुक्त करवाया था। ठीक है। नरसिंह तृतीय जो कि अंतिम शासक था। फिर प्रमुख नगर की बात करें तो कौन कौन से राजधानी इन्होंने बनाया था? बेलूर जिले में, बाद में द्वार समुद्र आधुनिक हेली स्थापित कर दिया। फिर आय के स्रोत संस्कृति के बारे में बात करें तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से प्राप्त राजस्व है। किए गए खर्च निर्मित अनुरक्षित तालाबों, जलाशयों, नहरों और कुलों सहित सिंचाई प्रणालियों का एकत्रित किया जाता था। दो हमारे साहित्य का विकास हुआ कौन सा? कन्नड़ और संस्कृत। भाषा की बात करें तो कन्नड़ और संस्कृत जो कि व्यापक रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। फिर हम बात करते हैं हमारा प्रशासन कैसा था। महिलाओं को महत्व दिया जाता था। वरिष्ठ मंत्रियों को पंच प्रधान कहा जाता था। विदेशी मामलों में जिम्मेदारी मंत्री को संधि विग्रही कहा जाता था। प्रमुख खंचाजी को महाभंडारी या हिरण भंडारी कहा जाता था। फिर सेना में प्रमुख दंडनायक और होयसल। राज दरबार में मुख्य न्यायाधीश धर्माधिकरण कहलाता था। फिर सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो धर्मों के प्रति उदार व्यवहार रखा जाता था। शिक्षा के कई केंद्र थे। शिव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म का पालन करते थे। इसमें हमारा है 3 दार्शनिक दिए हुए कौन कौन से? बसवना, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। फिर भारतीय जातीय प्रथा, देवदासी प्रथा और स्वैच्छिक रूप से सती होने की प्रथा भी प्रचलित थी। होयसल वंश को विजयनगर वंश ने पराजित किया था। फिर हमारा नेक्स्ट है चोल कालीन मूर्तियाँ जो कि हमारा कहाँ पे? तमिलनाडु। इसकी बात करें तो इसका स्थापना की पहले बात करते हैं किसने की थी? राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में बताया गया है। पहले राजेंद्र चोल प्रथम कौन थे? ये राजा चोल का पुत्र था। उसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। कला, धर्म और साहित्य की अमूल्य योगदान दिया था। ठीक है। फिर ये हमारा सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद तमिलनाडु ने चोलकालीन कांस्य की 6 उत्कृष्ट मूर्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिका अधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत किया। फिर मूर्तियों की बात करें तो कलाकुर्ची जिले की वीरचोलपुरम के नरवेश्वर सिंह मंदिर की है। इस मंदिरों का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने, सॉरी। इन मूर्तियों को 1960 में 1960 के दशक की बात करें तो इन मूर्तियों को क्या हुआ था? अपने दशक में भारत से चोरी कर ली गई। ठीक है। चोरी की गई 6 मूर्तियाँ कौन कौन सी ये बताए गए। उनके नाम, नटराज की भी मूर्ति भी शामिल है इसमें, ये देख लीजिएगा हमारा। फिर पंचलोह शिल्प को शाखा द्वारा निर्धारित 5 धातु का मिश्रण है। उसके बाद इसके पूरा अवशेष। और फिर बात करते हैं चोल मूर्ति कला के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी मूर्ति ये देखिए, नटराज की मूर्ति कितनी सुंदर है। फिर हम बात करते हैं चोल मूर्ति कला के बारे में जो कि धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण किसने कराया था? सेरे पर्ण्यु ने यह लुप्त मोम की ढलाई की तकनीक का उपयोग किया था। आज आज भी भारत में प्रचलित धातु ढलाई की एक विधि है। इसके तहत पिघली हुई धातु को मोम मॉडल के माध्यम से बनाया जाता है। ये साँचे और आकार में डाला जाता है। फिर चोल स्थापत्य की बात करते हैं। इनकी स्थापत्य की शैली कैसी थी? द्रविड़। इमारती पत्थर, नीश और ग्रेनाइट के। काल कौन सा था? 8वीं और 12वीं शताब्दी से। अद्वितीय विशेषताएं कौन कौन सी? पल्लवों तथा अन्य समकालीन कला एवं स्थापत्य कला। मंदिरों का वर्गीकरण बात करें तो विजयकाल, विजालीय जैसे आरंभिक मंदिर पल्लव स्थापत्य से प्रभावित है। वहद्रेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम जैसे बाद में मंदिर चालुक्य प्रभाव दिखाई देते इन पे। फिर अन्य विशेषता की बात करें, नागर शैली के मंदिरों के विपरीत मंदिर में एक ऊंची 4 दीवारी से घिरा होता था। मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में मुख्य प्रवेश द्वार, एक शिखर होता था, द्वार मंडप और उसके निकट 2 प्रार्थना सभा का कक्ष और मंडप और अंतराल। मुख्य मंदिर शिखर और आंतरिक गर्भगृह शामिल था। मंदिर किसको समर्पित थे? शिव को। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख मंदिर कौन कौन से हमारे।
तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, गंगईकोंड चोलपुरम में है, फिर ऐरावतेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये राज द्वारा निर्मित है, ये राजेंद्र चोल द्वारा, ये राजेंद्र चोल द्वितीय द्वारा। फिर नटराज की मूर्ति के बारे में, ये प्रतिमा चोलों के मुख्य देवता शिव को नृत्य मुद्रा में दिखाई गई है। ये प्रतिमा अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें शिव अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू की ध्वनि से सृष्टि के सृजन का प्रतीक धारण किए हुए है। ऊपरी बाह हाथ में शाश्वत अग्नि और अग्नि ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है। निचला दाहिना हाथ है जो कि अभ्यहस्त मुद्रा में है, ये भय को दूर करता है। प्रतिमा में एक बोने जैसे आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा दिखाया गया है। अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक दैत्य अप्समार है। शिव का आगे वाला हाथ मतलब बायां हाथ जो उसके उठे हुए बाएं पैर को इंगित करता है और ये मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। फिर हमारा चोल राजवंश पल्लव राजवंश का उत्तराधिकारी बताया गया है। ये इनकी प्रमुख शासक कौन कौन से हुए थे बताया गया। राजा चोल, राजेंद्र चोल, कुलोतुंग प्रथम। प्रमुख नगर हमारे कौन कौन से, राजधानी इन्होंने तंजावुर और बाद में गंगईकोंड को पुरम को बताया गया है। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रीय राजधानी इनकी कौन सी थी, कांचीपुरम और मदुरई, जिसमें कभी कभी दरबार लगता था। वर्तमान में कौन सी है, तमिलनाडु के पेरम्बलूर, अरियलूर, नागपट्टिनम, पुडुकोट्टई, वृद्धाचलम और पिचावरम झीलें। संस्कृति की बात करें तो कांस्य मूर्तियों की ढलाई की थी। मुख्य रूप से देवी देवता कौन से थे, नटराज की कांस्य प्रतिमा की मूर्ति बनाई जाती थी। भूमि कर आय का सबसे बड़ा एकल स्रोत था। ठीक है, भाषा की बात करें तो राजभाषा हमारी कौन सी थी, तमिल थी। शिक्षा का माध्यम थी और संस्कृत भाषा पूजा पाठ के लिए प्रयोग की जाती थी। फिर बात करते हैं प्रशासन कैसा था। चोलों ने कई वर्षों तक शासन किया था। साम्राज्यों में प्रांतों का विभाजन किया गया था जिन्हें किस रूप में जाना जाता था, मंडलम, और गांव के स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करती थी। राजा प्रमुख निर्णय लेने वाला केंद्रीय प्राधिकारी होता था। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैववाद वैष्णववाद सभी संरक्षण था। समाज में उच्च स्तर की शिक्षा, साक्षरता और शिक्षा की उपस्थिति थी। संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। जाति हमारे इडिंगे और वेलेंगे में विभाजित थी। शाही परिवारों में सती और देवदासी प्रथाएं प्रचलित थी। फिर हमारा नेक्स्ट बात करते हैं कुतुब शाही स्थापत्य। ये सुर्खियों में क्यों रहा है, गोलकुंडा ये गोलकुंडा किले के कुतुब शाही मकबरे में स्थित बावड़ी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, हमारा कुतुब शाही मकबरे में स्थित बावड़ी को। गोलकुंडा किला की बावड़ी कहाँ पर, पहले तो सबसे पहले ये हमारा तेलंगाना में 16वीं शताब्दी में निर्मित एक कुआं है। संरचना कैसे, फारसी शैली में निर्मित है। विशिष्टता का पुरस्कार है। पुरस्कार की श्रेणियाँ कौन कौन सी ये बताया गया है। फिर इसमें बात करते हैं हमारा यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी 2002 में। ठीक है, उसके बाद हमें ये सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए किया जाता है। फिर इसकी बात करें तो इसका इमारतों का पुनर्निर्माण, संरक्षण, रूपांतरण जैसे कार्यों में लगे निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता दी जाती है। भारत के अन्य पुरस्कार विजेता स्मारक कौन कौन से, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि हमारा मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और पहले इसे पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। फिर हमारा कौन सा है, डोमकोंडा किला तेलंगाना में, जो कि 18वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया ग्रेनाइट चट्टानों का एक ऊंचा परिसर है जो किले की दीवार का निर्माण करता है। फिर हमारा भाईखला स्टेशन मुंबई में है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, 1853 में बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं हमारा कुतुबशाही स्थापत्य कला।
स्थापत्य कला की शैली कैसी है हमारी? इंडो इस्लामिक है। इमारती पत्थर कौन कौन सी है? ब्लैक बासाल्ट का उपयोग किया गया है। काल भी बताया हुआ है 1518 से 1687 ईडी के बीच। इसकी विशेषता, इमारतों में गुंबद के स्थान पर मीनार बनाए गए हैं। ठीक है, इमारतों का किया गया अलंकरण और सजावट उत्कृष्ट है। विशेष रूप से इमारतों की मुंडरे को अधिक अलंकृत करता है, अलंकृत करता है। टाइल्स का उपयोग के साथ साथ कहीं कहीं स्टूको या कट प्लास्टर का उपयोग किया गया है। फिर हमारी बात करते हैं, हमारा प्रमुख स्मारक कौन सा है? गोलकुंडा का किला है, चार मीनार है। कुतुबशाही की सुल्तानों के मकबरे दिखाए गए, किस किस काल में किस किस का हुआ। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर हम बात करते हैं कुतुबशाही राजवंश के प्रमुख स्मारक। ठीक है, गोलकुंडा का किला जो कि किलेबद्ध दुर्ग है और फारसी पठानी हिंदू स्थापत्य कला मिश्रित रूप है। निर्माण कार्य स्थानीय ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। नक्काशी कैसे ये बताया गया है। फिर चार मीनार की बात करें तो 16वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया, दुनिया का पहला ऐसा स्मारक जिसका निर्माण चूने की गारे और ग्रेनाइट से इस्तेमाल किया गया है। फिर द्वितीय इस्लामिक बात करते हैं तो इसमें हमारा द्वितीय इस्लामिक शस्त्रास्त्र की शुरुआत की प्रतीकात्मक और औपचारिक अर्थ के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। फिर कुतुबशाही मकबरे की बात करें तो ये राजवंश के शासकों के प्रमुख 7 मकबरों में शामिल है। 30 मकबरे परिसर, मस्जिद, एक शव स्नानागार शामिल है। उपयोग बताया गया है। फिर कुतुबशाही स्थापत्य कला के अन्य प्रमुख स्मारक कौन कौन से? चार कमान या चार मेहराब। निर्माण हमारा कब? 1592 में। और उत्तरी मेहराब को मछली कमान, मछली मेहराब भी कहा जाता है। दक्षिण मेहराब को चार मीनार कहा जाता है। पूर्वी मेहराब को शंभू प्रसाद और पश्चिमी शेर दिल या शहर बातिल कहा जाता है। मक्का मस्जिद की बात करें तो ये दो भागों में है, अर्थात बड़ी मस्जिद को दजामी और छोटी को मस्जिद में विभाजित किया गया है। ठीक है, फिर हमारा दार अल सफ़ा, 2 मंजिलों इमारतों को 1595 में बनाया गया यूनानी चिकित्सा की एक अस्पताल के साथ साथ एक महाविद्यालय भी है। फिर बादशाही आसुर खाना, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। पश्चिमी दीवार पर तुगरा शैली में एक अभिलेख अंकित है। कुतुबशाही राजवंश बहमनी राज्य का उत्तराधिकारी पूछे, संस्थापक कौन है? सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क। शासक का नाम देख लीजिए, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अब्दुल हसन ताना शाह जो कि अंतिम शासक था। मुख्य शहर की बात करें तो मोहम्मद नगर जो कि पूर्व के प्रमुख शहरों में से एक प्रसिद्ध मतलब था, हीरे और कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। हैदराबाद की बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। संस्कृति की बात करें तो तुर्की कबीले कारा क्यूलू से संबंधित इस कबीले का राज्य चिन्ह क्या था? काली भेड़ था। ठीक है, भाषा की बात करें तो फारसी थी, जबकि तेलुगु आम लोगों की भाषा थी। फिर हमारा है प्रशासन के बारे में बताया गया है। सभी पदों पर हिंदू मुसलमान समान रूप से पात्र थे। सामाजिक धार्मिक स्थिति कैसी थी? मुसलमानों के लिए सिया संप्रदाय से संबंधित थे। इस काल में सिया लोगों को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते। समकालीन तेलुगु लेखक पोनगत्ती तेलंगाना में अपनी कृति यथाति चरित्र में समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति का विवरण दिया है। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इस राजवंश का अंत हो गया। फिर बात करते हैं हमारा महापाषाण स्थल। महापाषाण स्थल के बारे में बात करें तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये या तो समाधान स्थलों या किसी व्यक्ति या घटना विशेष की स्मृति से निर्मित था। गैर समाधि वाले महापाषाण संरचना में स्मारक स्थल शामिल है, जिसमें मनहेर है। भारत में मुख्य महापाषाण स्थल कौन से? प्रायद्वीपीय दक्षिण है,
दक्कन का पठार है, विंध्यन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। समय अवधि हमारी की 1300 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक। फिर हमारे चर्चा में रहे जो हाल ही में खोजे गए स्थल कौन से? असम की दीमा हसाओ जिले में महापाषाणकालीन मर्तबान। दीमा हसाओ जिलों में महापाषाणकालीन पत्थर के मर्तबान मिले हैं। इस खोज की भारत की पूर्व उत्तर और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है। असम में पाए गए पत्थर के मर्तबान लाओस और इंडोनेशिया में पाए गए पत्थर के मर्तबानों के साथ प्रतीकात्मक और रूपात्मक समानताएं रखते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा कर्नाटक के दक्षिण में कन्नड़ जिले में महापाषाणकालीन गुफा मिली है। कौन सी है? जो हमारा महापाषाणकालीन संबंधी स्थलों में पत्थर के घेरे और मेन्हर पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण कन्नड़ में मिली गुफा में एक कब्र मकबरे से संबंधित एक वृत्त और शून्य अंकित है। फिर अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में कौन कौन से रहते? मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर का। ठीक है। इस मंदिर की विशेषताएं हैं, आप ये देख लीजिए। ये कश्मीरी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसको नष्ट किया था 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर मुतशिकन के आदेश से इसे नष्ट कर दिया गया था। राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में चिन्हित है। अन्य मंदिर कौन से हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क मोढेरा गुजरात में, सूर्य मंदिर कटारमल, सूर्य मंदिर उत्तराखंड में, सूर्य पहाड़ मंदिर असम में, दक्षिण सूर्य मंदिर बिहार में। फिर ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो ये जगमोहन के उत्तरी हिस्से में नए नक्काशीदार पत्थरों में देख सकेंगे। स्थित है उड़ीसा के पूर्वी तट पर है। निर्माण हमारा 13वीं शताब्दी में किया गया। निर्माता कौन है? पूर्वी गंग वंश के राजा नरहरि देव प्रथम ने करवाया। स्थापत्य शैली कौन सी है? ओडिशा और कलिंग शैली है। माहुली मंदिर समूह, ये हमारा क्या है? दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर समूह में 5 मंदिर शामिल है। मंदिरों का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में किया गया है। स्थान हमारा महाराष्ट्र के सतारा की कृष्ण और वेन्ना नदी के संगम पर है। मंदिर स्थापत्य कला की बात करें तो हेमांड पंथी शैली है। निर्माणकर्ता हेमाद्रि पंडित द्वारा, जो कि देवगिरी की सेवना यादव के दरबार में हेमांड पंत प्रधानमंत्री के निर्माण पद पर थे। विशेषता क्या थी? विशेषता बताई गई है। फिर हमारी बात करते हैं तेलंगाना शैल कला पूरा स्थल। फिर आदि चिलनूर, इसकी बात करते हैं। गाइस थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा ओवरव्यू हमें मिल जाएगा। आदिन चिल्लूर की बात करते हैं तो ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है और एक विशाल दफन कलश से सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसीलिए चर्चा में रह गए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारा ESI क्या है। अलेक्जेंडर कंगिन फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वर्ष 1861 में ESI के प्रथम महानिदेशक बने थे, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। ये किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अधिशेष सौंपे गए कार्य कौन कौन से है ये बताया गया है। फिर इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, ये NMA केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। इसका गठन संशोधन और सत्यापित अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। फिर बात करते हैं चेन्नई में 12,000 वर्षों में से मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमारे देखिए कलाकृतियों मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व में, पल्लव काल 4वीं शताब्दी की शुरुआत से 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में मानव निरंतर निवास करने का परिणाम मिला है। खुदाई की प्राप्त हुई वस्तु सतह से नीचे परत में, ऊपरी परत में ये दिखाया गया है। फिर चित्रकला और अन्य कलाएं की बात करें तो पारंपरिक भारतीय वस्त्र 21वीं सदी के हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा
नामक दस्तावेज जारी किए गए हैं। भारत में पारंपरिक वस्त्र बात करें तो वस्त्रों की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से खोजी गई जा सकती है। लोगों में अपने पोशाक और बुनाई को लिए घर पर तैयार धागे का प्रयोग किया जाता था। वे अपने वस्त्रों को रंगने के लिए नील का प्रयोग किया जाता था। भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की श्रेणियाँ कौन कौन सी? कढ़ाई वाले वस्त्र, फुलकारी, चिकनकारी, प्रतिरोध रंजित, बंधनी इक्कत, छपाई वाले वस्त्र, कलमकारी, हाथ से बुने हुए बनारसी जरी वस्त्र, कश्मीरी शॉल। फिर बात करते हैं परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर मिशन, विपणन सहायता और सेवा योजना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे भारत की विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची। तो उत्तर में बात करें तो हमारा कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख की भी बात करें तो लद्दाख में कौन से है? थिंगमा, ऊन बांध कर रंगाई किए हुए वस्त्र या बंधनी या टाई डाई। हिमाचल में चंबा, रुमाली, चंबा घाटी। हरियाणा में खीश बुनाई, पानीपत, टेपिस्ट्री बुनाई, पानीपत। राजस्थान की बात करें तो डंका कढ़ाई, उदयपुर, स्प्लिट प्लाई ब्रेड बुनाई। उत्तर प्रदेश की बात करें अवध की जामदानी, वाराणसी बलीचुरी बुनाई, बदला कढ़ाई, ग्यासर एंड ब्लॉक प्रिंटिंग। फिर इधर बात करते रहे पूर्वी उत्तर भारत और पूर्वी उत्तर भारत की बात। बिहार में क्या है? बावन बूटी बनाई बुनाई, नालंदा, खेता कढ़ाई, किशनगंज। फिर हमारे उड़ीसा में बंद बांधनी बुनाई, संबलपुर, बरहामपुर या पट्टा फोंडा फोड़ा कुंभ। फिर दल्ला पत्थर पर्दा, डोंगरिया कूद वस्त्र, कंधमाल, केंदेलू पट्टा। पश्चिमी बंगाल सुगंधित वस्त्र, बालापोश और गरद, कोरियल बुनाई, मुर्शिदाबाद। फिर दक्षिण भारत की हमारे बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये है वाले हैं हिमरू बुनाई, सिद्दीपेट और घोंगड़ी भेल के ऊन की कंबल। कर्नाटक में हमारे कौन कौन से? ये देखिए गुदेलगुड़ी, इनकल बुनाई, ठीक है। फिर तमिलनाडु में है केरला की आयुर्वेदिक वैदिक वस्त्र, बलरामपुरम है। साउथ के नाम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, आपसे पढ़े जा रहे तो आप पढ़ लीजिए। फिर गुजरात की बात करें तो अश्वली साड़ी की बुनाई है, कुश्ती बुनाई है और मसरू बुनाई, मातानी, पिछड़ी और रोगन वस्त्र, सुजानी। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो हिमरू बुनाई है, औरंगाबाद मध्य प्रदेश, नंदना हेड ब्लॉक प्रिंटिंग, जवाद। गोवा की बात करें तो कुंदी बुनाई। भारतीय खिलौनों की टॉयज़ की बात करें तो सुर्खियों में क्यों रहे? हमारे सुरक्षा पहलुओं के 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए हैं। कुल 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए, इसमें से 7 मानक खिलौनों की सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की खिलौनों की सुरक्षा के लिए 7 भारतीय मानकों सूची के अनुरूप किया गया। 1 जनवरी 2021 से लागू है। फिर ये हमारा देखिए भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में बात करें। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य की बात करें तो हमारे मानकीकरण, चिन्हांकन, गुणवत्ता प्रमाणन, सामंजस्यपूर्ण विकास, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण को नया बल प्रदान किया गया है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से? कलकत्ता पूर्वी, चेन्नई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, चंडीगढ़ उत्तर, दिल्ली मध्य। 25 सदस्य है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। भारतीय खिलौनों की बात करें तो मार्केट वैल्यू वर्तमान खिलौने बाजार लगभग 1.5 अरब डॉलर का है। वैश्विक खिलौना बाजार का केवल 0.5% है।
खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? तो सबसे पहला हमारा स्थानीय स्तर पर खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ाने हेतु खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टर, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि छठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाने का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। उसके बाद हमारे विनिर्माण क्षेत्र कहाँ पर कौन कौन से हैं? पंजाब में बात करें तो छनकाना एक सीटी वाला खिलौना है। गुग्गू बच्चों के लिए झुनझुना पेटी लट्टू शीर से घूमने वाला। हंदवई किचन सेट है गुजरात की। तिगड़ा डिंगला उत्तर प्रदेश में। बनारस की लकड़ी के खिलौने। ओडिशा की बात संबलपुर खिलौने। पत्थर के खिलौना असम अशीरा कांदी टेराकोटा खिलौना। मणिपुर में लैफा दिबी। पश्चिम बंगाल में नटून ग्राम डॉल्स। तेलंगाना की बात करें निर्मल खिलौने। बिहार में कन्यापुत्री डॉल सिक्का। तमिलनाडु में तंजावुर गोलू गुड़िया चोपू समान। आंध्रा में बात करें एटिको पक्का खिलौना कोंडापल्ली। महाराष्ट्र में हमारे है भातुकली किचन सेट सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने। कर्नाटक में चन्नपटना खिलौने किनौली खिलौने। फिर हम बात करते हैं हमारे सुर्खियों में रही कलाकृतियाँ। G20 शिखर सम्मेलन के अलग अलग देशों के प्रमुख नेताओं ने भारत की पारंपरिक कला वस्तुओं का भेंट के उपहार में किया गया है। तो सबसे पहला हमारा देखिए उपहार में पहाड़ी लघु चित्रकला कांगड़ा शैली। ये लघु चित्रकला पुस्तक चित्रण की एक शैली है। भारत में हिमालयन की तटहटी के स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई है। चित्रकला कांगड़ा क्षेत्र का प्रमुख शासक कौन था? राजा संसार चंद, ठीक है, के संरक्षण में विकसित हुई थी। कांगड़ा शैली अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैली में से एक है। ये शैली अपने निर्मल सौंदर्य और निष्पादन की सूक्ष्मता के लिए जाने जाती है। कांगड़ा शैली की अनूठी विशेषता है कौन सी? रेखाओं की सूक्ष्मता, रंग की चमक, अलंकृत विवरणों का सूक्ष्मता करना। इस शैली में चित्रित सबसे लोकप्रिय विषय है भगवान पुराण, गीत गोविंदम, नल दमयंती, बिहारी सत्सई, रागमाला और बारामासा। फिर मातानी पेछाड़ी, ये तो नाम से ही मातृदेवी के पीछे शाब्दिक अर्थ है। फिर है धार्मिक हस्त निर्मित वस्त्र है। केंद्र का मातृदेवी का चित्र बनाया जाता है। फिर माना जाता है कि इसकी शुरुआत गुजरात के घुमंतू बागरी समुदाय के द्वारा किया गया था। फिर है मातानी पेछाड़ी को गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है। फिर पिथौरा चित्रकला काफ़ी पुरानी है, इतिहास की हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में से इस कला शैली का दर्शन होते हैं। ये हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाला रठवा, भील, नायक व ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों में मिलती है। पिथौरा चित्र शैली में 7 घोड़ों विशेष महत्व रखते हैं और घोड़ों उन 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रठवा समुदाय के निवास स्थान के चारों ओर मौजूद है। पिथौरा चित्रकला की शैली में एक अनुष्ठान है। फिर हमारी बात करते हैं सुलेमानी कटोरे। सुलेमानी या अकीक मध्य में स्तर पर मूल्यवान पत्थर है। ये राजपीपला की भूमिगत खानों में और रतनपुर में नदी तल में पाया जाता है। इस पत्थर को इन कटोरे जैसे अलग अलग सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए निकाला जाता है। फिर हमारा प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सुलेमानी पत्थर किसी व्यक्ति के भीतर अथवा उसके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक क्या है हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती है इसमें। खंबात का बंदरगाह जब आनंद जिले में सुलेमान पत्थर उद्योग का केंद्र है। पाटन पटोला की बात करें तो ये हमारा दोहरी इक्कत या पटोला की प्राचीन कला में है और ये हमारा उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र में स्थित है। दोनों तरफ रंगों और डिजाइनों की समान गहनता दर्शाता है। बंधनी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किन्नौरी शॉल की बात करें तो ये हमारा हिमाचल में प्रसिद्ध है और फिर इसका धूसर काला और भूरा सफ़ेद रंग प्राकृतिक है। इसके अलावा
फिर अन्य सुर्खियों में कौन कौन से रहे थे? रोंगन चित्रकला, तो जापान के प्रधानमंत्री को एक सफ़ेद रोंगन भेंट किया गया है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कहाँ से, गुजरात के कच्छ के निरोना में केवल एक ही परिवार द्वारा संरक्षित है। रोंगन एक फारसी शब्द है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद रखना ये कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। सांची चित्रकला भारतीय प्रधानमंत्री ने किसे दी गई है? अमेरिका के राष्ट्रपति को सांची चित्रकला एक चित्र के रूप में भेंट की गई है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में इसका विकास हुआ था। सांझी शब्द का सांझ या संध्या से लिया गया है। फिर हमारा पट्टा चित्रकला, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री के वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई, उन्होंने उनको भेंट की थी, ठीक है। ये हमारा ओडिशा से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम रत्नागिरी की शेल नकाशे पेट्राग्लिस, ये हमारे क्या है, रत्नागिरी में प्रस्तावित मेगा ऑयल रिफाइनरी परियोजना को अस्वीकृत कर दिया गया है। सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे क्या है, किसी शेल की सतह के हिस्से को हटाकर किया जाता है पेट्राग्लिस, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र की बात करें तो संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। संतूर वादक है, ये ध्यान रखना है हमें। फिर हमारे 4 समूह में इसको वर्गीकृत किया गया है शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों को। सबसे पहला कौन सा? अवनद होता है, घन होता है, शुशुर होता है, तत्त होता है। अवनद में कौन कौन सा आता है? डमरू नगाड़ा घन में आते हैं, ये हमारे क्या बोलते हैं, घंटी गोंग चिमटा। और शुशुर में ये आ जाते हैं हमारे शहनाई और बांसुरी। तात में सारंगी, सरस्वती, वीणा, संतूर। रंग स्वाधीनता, संगीत नाटक अकादमी द्वारा रंग स्वाधीनता आयोजित किया गया था, ठीक है। फिर इस दौरान देश भर के निम्नलिखित लोक संगीत परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। पांडवों का कड़ा, अंगू कथा, पंजाब की डोंडी गायन, पोड़ा, महाराष्ट्र का जो कि दस्तानगोई कहानी फारसी शैली में। फिर है सुंगम लीला, इम्फाल में अखिल मणिपुर में महोत्सव 50वें का संस्करण आयोजित किया गया था। ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि, ये केरल के तिरुवनंतपुरम के ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि के प्रथम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? केरल में। फिर ढोकरा कला, ये बंगाल के लाल बाजार गांव के ढोकरा शिल्प का केंद्र बनता है, ठीक है। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं हमारे? साइक्लोपिन वॉल्व, जो कि बिहार सरकार की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को साइक्लोपिन वॉल्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव एक बार फिर भेजा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लोपिन वॉल्व के बारे में। 40 किलोमीटर लंबी दीवार है, ये 2500 वर्ष से अधिक पुराना संरचना है, जिसमें बिहार का प्राचीन शहर राजगीर गिरा हुआ है। राजगीर, इसके बारे में देखते हैं। बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी। दोनों शासक बुद्ध के समकालीन थे। फिर बात करते हैं, यह दीवार विश्व में साइक्लोपियन चिनाई के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। फिर यूनेस्को की बात करते हैं। यूएन की विशेष एजेंसी है। इसे 1945 में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति व सुरक्षा में योगदान देने के लिए स्थापित किया गया। उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने की व्यवस्था उपलब्ध कराना, उभरती हुई सामाजिक नैतिक चुनौतियों से निपटना। 195 देश और 8 एसोसिएट सदस्य यूनेस्को की सचिवालय की अध्यक्षता का एक महानिदेशक करता है। ये जनरल कॉन्फ्रेंस कार्यकारी बोर्ड के नियमों को लागू करता है। फिर सांस्कृतिक विरासत स्थल संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से निजी व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को की फेलिक्स होफोएट
बोईगनी शांति पुरस्कार ये जीवित व्यक्तियों या सक्रिय संस्था को शांति बढ़ाने के लिए दिया जाता है। फिर महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का भी सदस्य है। यूनेस्को के 3 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। कुक आइसलैंड, न्यू फिलिस्तानी है ना। फिर इन स्थलों के लिए यूनेस्को दर्जे का अर्थ क्या है। सबसे पहले ये केवल इन स्थलों के लिए नहीं बल्कि उस राज्य के अन्य ऐतिहासिक स्थलों में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देंगे। पर्यटनों की अधिक संख्या स्वतः ही बेहतर सुविधाओं और समुदाय के लिए अत्यधिक आय को लाएगी। नागरिक और सरकार के बीच इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाती है। देश को इन स्थलों के संरक्षण के लिए विश्व विरासत समिति से वित्तीय सहायता प्रदान होती है। फिर बिहार के अन्य यूनेस्को धरोहर में शामिल कौन कौन से हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई 5वीं शताब्दी की शुरुआत की थी। इसी सरकार द्वारा राष्ट्रीय महल के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फिर बोध गया का महाबोधि मंदिर, ये वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मूल संरचना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई थी। वर्तमान मंदिर 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी का है। फिर संबंधित सुर्खियाँ कौन कौन सी हैं। मोहनजोदड़ो की संरक्षण और जीर्णोद्धार पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है। 3 धरोहर को विश्व विरासत दर्जा वापस ले चुका है। ठीक है, ये हमारे कौन सी 3 धरोहर देख लीजिएगा। फिर यूनेस्को की स्थल से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। जब कोई स्थल यूनेस्को के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, संबंधित देश को चेतावनी पत्र भेजा जाता है। उस स्थल को यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर स्थल सूची में रखा जाता है। अंतिम में स्थल को सूची से हटा दिया जाता है। फिर लोह युग की बात कर, आयरन एज सुर्खियों में क्यों रहा है। तमिलनाडु की मियादुथुरई में उत्खनन की कार्बन डेटिंग से पता चला भारतीयों को 42वें वर्ष पहले लोहे के इस्तेमाल की जानकारी के बारे में। ये हमारा कौन सा एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। फिर ये वर्ष दिए हुए है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। भारत में विभिन्न स्थानों पर लोह युग का प्रारंभ कब कब हुआ। तमिलनाडु में बताया, रायपुर में बताया, निकट मंगलू में। फिर वाराणसी के निकट मल्हार, उत्तर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, कर्नाटक स्थित हुक्का सागर, राजस्थान की स्थित आहाड़। भारतीय सभ्यता में धातु के प्रयोग की प्रासंगिकता, तांबे के उपयोग का दौरान, लोहे युगीन के उपयोग के दौरान। फिर हम बात करते हैं हमारा न्यूज़ में रहा था राखी गढ़ी। राखी गढ़ी सबसे पहले हमारा देख लीजिए। यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखी गढ़ी का उच्चतम खनन किया गया है। राखी गढ़ी के बारे में जानकारी बात करें तो राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीपों के 5 हिस्सों में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थलों में से एक है। फिर इससे संबंधित और हमारी जानकारी बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अन्य बड़े स्थल पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनवेरी वॉल तथा भारत की धौलावीरा गुजरात में है। फिर मोहनजोदड़ो की खोज 100 वर्ष पूर्व हो चुके 1922 में राहुल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है। फिर हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया। ये दक्षिण एशिया की प्रारंभिक सभ्यता है। इसे काशी युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन ऐसी अन्य सभ्यता है। इसे आमतौर पर विष्णु सरस्वती सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ये दिया हुआ है साइट्स।
प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं, मुहरों पर लेखन एक पंक्ति अधिक अभिलेख छोटे हैं, लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, ये बाएं दाएं से बाएं लिखी गई है। ठीक है। शिनोली में एक युद्ध वर्ग की उपस्थिति का पता चला है। हाल ही के दौरान प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, 2 महिलाओं के कंकाल मिले हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा प्रमुख हड़प्पा स्थल कौन सा है, धोलावीरा, गुजरात। गुजरात की खादिर के शुष्क द्वीप पर स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। यहाँ से सेलखड़ी और चूना पत्थर की दीवारों से युक्त एक दुर्गीकृत गढ़ी निचला नगर मध्य नगर के प्रमाण प्राप्त हुए। उल्लेखनीय कि अन्य अनेक हड़प्पा स्थलों में कच्ची ईंटों से निर्मित दीवारें मध्य साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जलाशय की सोपानी श्रृंखला के बारे में एक परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली भी मौजूद है। यहाँ से एक बड़े कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। अन्य हड़प्पाई शहरों के साथ साथ मेसोपोटामिया क्षेत्र और रोमन प्रायद्वीप के शहरों के साथ अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। फिर लोथल की बात करते हैं, जो हमारा गुजरात में है। इसमें हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पत्तन नगर था। ठीक है। और ये खंबात की खाड़ी गुजरात के पास भोगवन और साबरमती नदियों के बीच स्थित था। लोथल के एक कब्रिस्तान से 21 मानव कंकाल मिले हैं। तांबे के बर्तन बनाने वाली ढलाई घर की खोज हुई है। फिर ये हमारा और फैक्ट है, देख लीजिए। दक्षिण एशिया की सबसे संरक्षित नगरीय बस्तियां बसी थी। पक्की ईंटों से बना, मतलब ईंटों से बना हुआ। फिर 2 खंड में क्या था, पश्चिम गढ़ी और पूर्वी निचला नगर जो कहलाता था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में अपनी केंद्रीकृत योजना के लिए जाना जाता है। मुख्य सड़कें सीधी होने के बजाय घुमावदार थी। 3 प्रकार के सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए, पूर्वी हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। फिर हम महाकालेश्वर मंदिर की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी पौराणिक कथा दी हुई है। महाकालेश्वर लोक मेगा कॉरिडोर परियोजना, इस परियोजना के तहत महाकालेश्वर मंदिर के क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इससे अधिक संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आ सकेंगे। ठीक है। भगवान शिव के आनंद और तांडव स्वरूप प्रफुल्लित नृत्य रूप में दर्शाया गया है। अधिक से अधिक भित्ति चित्रों वाला रनिंग पैनल स्थापित किया गया है। इसमें शिव पुराण की कथाओं का चित्रण किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में, महाकाल मंदिर की स्थापना का सही समय ज्ञात नहीं है। इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्राह्मण ने की थी। फिर ये हमारा महाकालेश्वर मंदिर है। बात करें तो ये हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के तट पर है। 3 मंजिल मंदिर में है। शिव के रूप में महाकाल अर्थात समय और मृत्यु के देवता है। गर्भगृह में मूर्तियां, शिखर, मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ नामक कुंड भी मौजूद है। फिर हम बात करते हैं, कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस मंदिर को निकेतक के रूप में वर्णित किया गया था। इससे अंदाजा लगा लो अब कितना पुराना मंदिर है। स्थापत्य शैली के संबंध में भूमिजा शैली, मंदिरों की विशेषता केंद्रीय लेटिन शिखर जो कि चारों ओर ऊपर की ओर पतला होता है। फिर चालुक्य शैली, मराठा शैली। फिर हम बात करते हैं हमारा महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से यह जाना जाता वाली की भस्म आरती है। भस्म आरती सूखी लकड़ी और गाय के गोबर की राख का उपयोग करके ही की जाने वाली प्रार्थना है। आरती अत्यंत विशिष्ट है और महिलाओं को इसे देखने की अनुमति नहीं है। क्या आप ये जानते हैं, ये पढ़ लीजिए। उज्जैन शहर भी हिंदू शास्त्रों की शिक्षा के प्राथमिक केंद्रों में से एक था। 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंतिका कहा जाता था। उज्जैन से जुड़े प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन से थे, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कालिदास, वराहमिहिर, वाणभट्ट, राजशेखर, पुष्पदत्त, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य,
उज्जैन को एक ऐसी भौगोलिक अवस्थिति है जहाँ दशांतर की शून्य मध्य रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। फिर 18वीं शताब्दी में महाराजा जय सिंह द्वारा यहाँ एक वेधशाला का निर्माण किया गया जिसे जंतर मंतर कहा गया है। जंतर मंतर जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। ज्योतिर्लिंग इन इंडिया तो हमें देख लेना कहाँ कहाँ हमारा। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, नागेश्वर गुजरात, सोमनाथ गुजरात, त्रिवेश्वर भीमेश्वर शंकर रामेश्वर मलईकरंजो अर्जुना कृष्णेश्वर। एक मिनट गाइस, इस स्लाइड सेट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची जारी की गई है जिसमें सुर्खियों में क्या, गुजरात का वडनगर शहर, मढ़ौरा स्थित प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, त्रिपुरा में उन्नाकोटी का शैल रॉक कट वाला हमारा मूर्तियों का शामिल किया गया है। यूनेस्को की अंतिम सूची में उन धरोहर की एक सूची है जिन्हें प्रत्येक पक्षकार देश विश्व धरोहर में दर्जा दिलाना चाहता है। ठीक है, भारत में कितने स्थल है? 52 है। वडनगर शहर गुजरात, इसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है? गुजरात के मेहसाणा जिला के अंतर्गत एक नगर पालिका है। ठीक है, एल आकार का शहर है। आज शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए, चलिए जितना बनता आप देखिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसके आसपास के स्मारक गुजरात। मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के बाएं तट पर स्थित है। पुष्पावती रूपन नदी की एक सहायक नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जहां पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित है। ठीक है, सबसे पुराना दिलवाड़ा मंदिर और रानी की बाव रानी उदयमती ने इसका निर्माण करवाया था इसके शासक के द्वारा। इसका मुख्य मंदिर भी शामिल है। क्या क्या शामिल है? गर्भगृह है, सभागार है, बाहरी सभा कक्ष है। इसका निर्माण चमकीले पीले बलुआ पत्थर से हुआ है। उन्नाकोटी श्रृंखला में शैल कृति मूर्ति और उभारी गई है नक्काशियाँ। फिर हमारा आता है अनंग ताल झील। ये हमारा सबसे पहले ये कहाँ है? उत्तरी पश्चिम में जोग माया मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी में किया गया था। निर्माण किसने किया गया था? कौन सी शताब्दी में हुआ था बताया गया है। तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल था। मुख्य शासक कौन थे? मुख्य शहर कौन सी थी? ठीक है, इस संस्कृति के बारे में बात किया गया है। फिर मानगढ़ की पहाड़ियों के बारे में, जो कि कहाँ पर? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग की गई है। तो ये हमारा राजस्थान के बांसवाड़ा में है। गुरु गोविंद गुरु राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात के ईडर तथा मध्य प्रदेश के मालवा के आदिवासियों के क्रांतिकारी नेता थे। ये उनके बारे में बताया गया। उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत 1908 में की थी। मानगढ़ के नरसंहार के बारे में बताया गया है, जो कि भीलों के एक समाज सुधारक गोविंद गुरु पूंजा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह था। फिर इस घटना को छोटा जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए मानदंड कौन कौन से ये बताए गए? ये 3 है। फिर सुर्खियों में रहे प्रसाद योजना के अंतर्गत की योजना।
ठीक है। प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर की विकास की परियोजना का उद्घाटन किया गया है। फिर हम देख लेते हैं ये हमारी योजना है क्या। इसमें ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए तीर्थ यात्रा स्थलों का एकीकृत विकास है। फिर स्वीकार्य घटक कौन कौन से इतिहास के बारे में बताया गया है। भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। ठीक है। फिर अन्य विशेषताओं में भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो शैव और शाक्त दोनों के उपासकों के लिए पवित्र है। इसे पांडव पैतृ स्थलम में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे तमिल तेवरम भजनों में गौरवान्वित किया गया है। फिर इतिहास की बात करें तो रामलिंगेश्वर स्वामी को समर्पित है। शिल्पकार का नाम क्या है? रमप्पा था। स्थापत्य कला का विवरण दिया गया है। रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर, ये हमारा कहाँ है? तेलंगाना में। मैच तो फॉलोइंग में ये आ सकते हैं कौन से मंदिर कौन से स्टेट में है। फिर ये ध्यान रखना है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलीय सूची में शामिल 2021 में किया गया है। ये 1000 स्तंभ मंदिर और रामप्पा मंदिर के लिए लोकप्रिय इतिहास भगवान राम को समर्पित है। ये गोदावरी नदी के बाह्य तट पर स्थित है। कौन सा? श्री सीता रामचंद्र स्वामीवरम देवस्थानम, भद्राचलम, तेलंगाना। फिर महत्वपूर्ण सुर्खियां कौन कौन सी? हमारा अंगकोर वाट मंदिर परिसर, कंबोडिया। ठीक है। अंगकोर वाट का अर्थ होता है मंदिरों का शहर। प्राचीन मंदिर परिसर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में सूर्यवर्मन ने किया था। फिर इसकी बात करें तो ये हिंदू देवता शिव, ब्रह्मा, विष्णु को समर्पित है। बाद में इसे बौद्ध मंदिर में परिवर्तित किया गया था। फिर आता है हम अम्बेडकर सर्किट, एक विशेष पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश का महू अम्बेडकर जन्म स्थलीय है। महाराष्ट्र का नागपुर, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दिल्ली का निवास, जहां अपने जीवन के अंतिम दौर में रहे थे। महाराष्ट्र का दादर, जहां उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था। फिर हमारी बात करते हैं हम प्रमुख व्यक्ति। आदि शंकराचार्य, जो कि प्रधानमंत्री ने केरल के कल्लाडी गांव में आदि शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा किया था। आदि शंकराचार्य की बात करें तो द्वारा स्थापित 4 वैदिक मठ कौन से? द्वारका है, जोशी मठ है, श्रृंगेरी, पुरी है। फिर हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य की। जगत गुरु आदि शंकराचार्य नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अद्वैत वेदांत दशनामी संप्रदाय के लिए भी जाने जाते हैं। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत्पाद। ठीक है। फिर श्री आदि शंकराचार्य के दर्शन की बात की गई है तो ये वेदांत दर्शन से संबंधित है। उन्होंने अद्वैतवाद वेदांत का प्रतिपादन किया था। अद्वैत वेदांत को ज्ञान और कांड या अद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य के प्रमुख योगदान के बारे में बताया गया है। संप्रदाय और परंपराओं का धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं वो बताया गया है। अद्वैत वेदांत के बारे में बताया गया है। फिर हमारा भारतीय दर्शन के 6 षड दर्शन संप्रदाय कौन कौन से? वेदांत, मीमांसा, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और सांख्य। वेदांत की बात करें तो इसमें हमारे ये आदि शंकराचार्य का अद्वैत, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद और चैतन्य महाप्रभु का अचिंतनीय भेदाभेदवाद। फिर हम बात करते हैं हमारा अन्य संबंधित तत्व। हैदराबाद में स्वामी
रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। श्रीनगर की स्टैचू ऑफ पीस प्रधानमंत्री द्वारा जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर की राजस्थान में अनावरण को स्टैचू ऑफ पीस से अलग किया है। यूनिटी की बात की गई है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो कि हमारे गुजरात में केवड़िया में। फिर रामानुजाचार्य की बात करें तो ये 11वीं शताब्दी में तमिल में थे। फिर इनके दार्शनिक रूप और योगदान और इनकी योगदान के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर इनका दर्शन कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज द्वारा नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में लोगों का द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। फिर संत तुकाराम सुर्खियों में रहे हैं। ये महाराष्ट्र के मंदिर की देहू में संत तुकाराम शिला चट्टान मंदिर का उद्घाटन किया गया। संत तुकाराम, इनके बारे में हम मतलब इनके बारे में जानकारी दी हुई है। इनका साहित्य के कार्य और समाज सुधार। फिर हम बात करें वारकरी के बारे में। वारकरी को उस व्यक्ति या समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है जो महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में भगवान विठोबा या विठल मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं। लचित बोरफुकन, ये क्या हाल ही में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती 3 दिवसीय उत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। फिर इनके बारे में, ये सेनापति थे इसकी अहोम सेना की 17वीं शताब्दी में, और इनके बारे में ये अन्य महत्वपूर्ण बातें दी हुई है। फिर अहोम राजवंश के बारे में बताया गया है। मुख्य शासक कौन है? नगर है। संस्कृति क्या थी इनकी? भाषा अहोम या ताई अहोम, के बाद में असमी भाषा का अपनाया गया था। फिर प्रशासन की बात की है। स्वर्ग देव कहलाते थे। मंत्री परिषद को पात्र मंत्री कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। इनकी 250वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंट की हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था 22 मई को 1772 में। उनके पिता का नाम रामाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। फिर वेदों, उपनिषदों, कल्पसूत्र और अन्य जैन ग्रंथों का अध्ययन किया था। फिर इनकी बात, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का जनक कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भारत पथिक कहा था। फिर इनके बारे में अन्य जानकारी भी दी हुई है। फिर बात करें तो 1717 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में। 1822 में आंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। 1826 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1830 में महासभा की संस्था की स्थापना की। फिर बाद हिंदू धर्म के लिए एकेश्वरवाद संप्रदाय के रूप में स्थापित किया था। फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी। 42 में द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में इसकी नई शुरुआत के प्रयास किए गए थे। 1857 में केशव चंद्र इसमें सम्मिलित हुए थे। 61 में पंडित नवीन चंद्र राय और अतमुरी लक्ष्मी नरसिम्हा द्वारा क्रमशः लाहौर और मद्रास में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। फिर धार्मिक योगदान की बात करें तो इन्होंने आत्मीय सभा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स 1814 में इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म सभा की स्थापना की 1858 में। उसमें फिर इनकी प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, इनकी पत्रिका कौन सी? संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। आर्थिक सुधार की बात करें, भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजी उत्तरदायी ठहराया। गरीब किसानों के लिए आवाज़ उठाई। मुगल बादशाह के वजीफे में वृद्धि करी। श्री अरविंदो की बात करते तो 20वीं सदी में
बंगाली कवि, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। और फिर इनके बारे में दिया गया कोरोमंडल तट पर स्थित शहर था औरोविलो पुदुचेरी में। फिर इनका राजनीतिक योगदान क्या क्या था, आध्यात्मिक योगदान, साहित्य योगदान के बारे में बताया गया है। पंद्रह अगस्त 1947 के अवसर पर श्री अरविंदो को 5 सपने कौन कौन से थे वो बताया गया है। छत्रपति शाहू महाराज के बारे में सुर्खियों में क्यों रहा है? महाराष्ट्र राज्य ने महान मराठा शासक छत्रपति शाहू महाराज की 100वीं पुण्यतिथि मनाई थी। फिर डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में बताया गया है। आधुनिक शिक्षा के निर्माण में उनका योगदान। ज्योतिबा फूले की कार्य से प्रभावित सत्यशोधक समाज के संरक्षण प्रदान किया था। फिर राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार, फिर अलेरू सीताराजू के बारे में बात की गई। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अलेरू सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई है। अलेरू सीताराम राज के बारे में बताया गया। ये जन्म मद्रास प्रेसिडेंट के पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगलू गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक चमत्कारिक पुरुष थे। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी। उन्हें मन्यम वीरडू के रूप में जाना जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों का नायक। फिर बात करते हैं ये रंपा विद्रोह के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्रांतिकारी में। और फिर हम रंपा विद्रोह के बारे में जानते हैं। ये जो कि हमारा हुआ था 1922 से 1924 के बीच में, मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है। विद्रोह को जन्म देने वाले कारक कौन कौन से वो बताए गए हैं। आंदोलन का घटनाक्रम, फिर सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्ति कौन से। आचार्य चरक के बारे में बताया गया है। ठीक है। आचार्य चरक का जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा कनिष्क के दरबार में चिकित्सा के माने जाते थे। अन्य विद्वान भी बताए गए हैं। फिर हमारा आता है देवासायम पिल्ले। ठीक है। संत की उपाधि प्राप्त करने वाले भारत के पहले आम आदमी थे। जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु कन्याकुमारी जिले के नटलम गांव में हुआ था। फिर आते हैं छत्रपति संभाजी के बारे में बताया गया। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर क्रमशः क्या रख दिए गए? छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव करने की मंजूरी की गई। औरंगाबाद को मूल रूप से खड़की कहा जाता था। फिर दारा शिकोह के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति ने दारा शिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक मंज्म उन बहरम के अरबी संस्करण का विमोचन किया था। दादा भाई नौरोजी जो कि 1825 से 1917 तक रहे थे, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में सक्रिय दल के थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 की स्थापना की गई। राष्ट्रगोपाल पत्रिका संस्थापक संपादक है। प्रमुख कृतियाँ कौन सी? पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उद्दा देवी की बात करें तो 16 नवंबर उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर उद्दा देवी की शहादत स्मृति का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शिल्पकार पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के जिले में हुआ था। ब्रजवासी लाल
बीबी लाल के बारे में बताया गया है। फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के बारे में उनका जन्म कहाँ पर 563 ईस्वी शाक्य क्षेत्रीय कुल में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में ने घर त्याग दिया था। फिर पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है। इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का केंद्र 4 आर्य सत्य है। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। महत्वपूर्ण बौद्ध संप्रदाय हीनयान, महायान, थेरावाद, वज्रयान के बारे में बताया गया है। इनकी संगतियों के बारे में बताया गया है। राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में किसके टाइम कौन सी हुई है? मुख्य बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं? सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। फिर जैन धर्म के बारे में बताया गया। उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल से हुई थी। 24 महान तीर्थंकर हुए थे। प्रथम ऋषभ देव थे, अंतिम महावीर थे। जैन धर्म संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गए। वर्तमान महावीर के बारे में बताया गया। इनका जन्म कब हुआ था? उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया था। 42 में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक, 72 वर्ष में राजगिरी के निकट मृत्यु हुई थी। फिर 5 जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से? पंच महाव्रत बताए गए। असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति अर्जित नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। त्रिरत्न बताया गया है। इनके प्रसिद्ध संगतियों के बारे में बताया है। पाटलिपुत्र और वल्लभी में स्थूलभद्र और बांधवगढ़ वन्य अभ्यारण्य पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश की विंध्य और सतपुड़ा वर्तमान पर्वतमाला के बीच स्थित है। अवशेषों की बात करें तो बौद्ध, हिंदू और अभिलेख अन्य खोजे गए हैं। स्तूप की आरंभिक विकास क्रम कैसे हुए थे ये बताया गया है। मौर्य, हिंदी यवन, फिर कुषाण के टाइम ये बताया गया है। फिर महत्वपूर्ण सुर्खियाँ कौन सी रही है? लुम्बिनी के बारे में, भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी की यात्रा की। प्राचीन बौद्ध स्थल 20वीं शताब्दी में सुर्खियों में रहा। कन्हेरी गुफाएं, ठीक है। कन्हेरी संस्कृत शब्द कृष्णगिरी से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला पहाड़। शीतनवासन। फिर आता है बौद्ध धर्म का यंगम संप्रदाय। पर्युषण पर्व जैन त्योहार है। ये महत्वपूर्ण जैन त्योहार है, ये ध्यान रखना है। अपरिग्रह जैन धर्म का एक सिद्धांत है। फिर विविध में आ जाता है हमारा भारत में नौसेना की परंपरा है। INS विक्रांत की कमीशनिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के एक नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया है। नौसेना ध्वज ऐसा ध्वज है जिसे नौसेना के जहाजों और अन्य संरचनाओं पर अपनी राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। ये पहली बार नहीं है नौसेना मतलब के ध्वज को प्रतीक बदला गया है। फिर हमें ये देखना है क्या आप जानते हैं वैदिक साहित्य में नावों और जहाजों और समुद्री यात्राओं के अनेक संदर्भ दिए जाते हैं। ये ऋग्वेद में व्यापारियों द्वारा व्यापार और धन अर्जन हेतु जहाजों को महासागर के पार विदेशों में ले जाने का उल्लेख मिलता है। यहाँ सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है।
गुप्त वंश, फायान व हिंगुआन जैसे यात्रियों ने गुप्त वंश के दौरान विदेशी व्यापार का विवरण दिया है। फिर दक्षिणी राजवंश चोल, चेर, पांडव के बारे में बताया गया है। मुगल, मराठा, मैसूर, यूरोपीय लोगों का आगमन कैसे हो, ये आपने हिस्ट्री में देखा ही होगा। फिर मराठा के इतिहास की प्रमुख नौसैनिक घटनाएं कौन कौन सी है। भारत के राजकीय प्रतीक की बात करें तो कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज ये है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, भारतीय गणराज्य मोहर के रूप में प्रयोग किया गया है। सारनाथ के स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जो कि हमारी रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय पंचांग दिया और राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है। पहले टाइम लिमिट था, शाम को ध्वज उतार दिया जाएगा, बट अब आप लगा सकते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। इसका अनुपात कितना है, 3:2 होना चाहिए। भारत का राजकीय प्रतीक हाल ही में सुर्खियों में रहा है, क्योंकि नवनिर्मित संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। फिर उसकी हिस्ट्री दी हुई है। राजकीय प्रतीक की डिजाइन की बात करें तो पशु आकृति। फिर हाथी राजकुमार सिद्धार्थ के अपनी माता के गर्भ में आने को दर्शाता है। वृषभ राजकुमार सिद्धार्थ की युवावस्था का प्रतिनिधित्व कर अश्व के माध्यम से सिद्धार्थ को ज्ञान की तलाश में अपने शाही जीवन को त्यागना दर्शाया गया है। सिंह पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करने और बुद्ध के रूप में उसमें परिवर्तन किया गया है। भारतीय मुद्रा शास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है। फिर भारत में मुद्रा संबंधी इतिहास बताया गया है। सिक्कों का अलग अलग, ये देखिए कैसे कैसे सिक्के बने थे। सिक्कों की ढलाई, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी कुषाण के टाइम, सातवाहन के टाइम, पश्चिमी क्षेत्र। फिर गुप्तकालीन सिक्के, गुप्त उत्तरकालीन सिक्के, दक्षिण भारतीय सिक्के ऐसे थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम, विजयनगर साम्राज्य, मुगल। फिर पाणिनि कोड के बारे में बताया गया है। पाणिनि और अष्टाध्यायी के बारे में बताया गया है। फिर हमारी आती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के अभिसमय 24 सदस्य होते हैं। अवधि 2022 से 26। स्वदेश दर्शन योजना क्या है, ये केंद्रित क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य देश में संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य का विकास करना है। उद्देश्य क्या क्या है, 2015 में शुरू की गई थी। प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है, पर्यटन थीम, संस्कृति विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन। पर्यटन के प्रमुख थीम्स कौन कौन सी है, राज्य परिवेक्ष्य योजनाएं, डेस्टिनेशन मास्टर प्लान। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की बात करें तो राज्य सरकार ने 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया है। उसमें से हमारी कौन कौन सी है, सबसे पहले देखते हैं। लद्दाखी रक्त कॉर्प एप्रिकॉट कुमारी, जम्मू कश्मीर की पश्मीना, महाराष्ट्र के अलीबाग के सफ़ेद प्याज है, पुरंदर अंजीर है। केरल में इन लोगों को दिया गया है, मतलब इन चीज़ों को दिया गया है। बिहार का मिथिला मखना, असम में, तेलंगाना में। फिर भारतीय जीआई टैग क्या होता है उसके बारे में बताया गया है।
इससे संबंधित कानून, तंत्र और इनका महत्व। फिर हाल ही में और प्राप्त हुए जिनको जीआई टैग मिला है, गोमसा असम का है, अलीबाग के सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र के, तंदूर अरहर तेलंगाना, ये वही है जो हमने ऊपर देखा है। सुर्खियों में रहे अन्य जीआई टैग, बनारसी पश्मीना, मिथिला मखना, पुरंदर अंजीर। काला नमक चावल, निकोबारी होदी। फिर त्योहार कौन कौन से हैं, बाली यात्रा सुर्खियों में रहा अभी। भारत के नववर्ष मानचित्र के बारे में बताया गया है। बैसाखी उत्तर भारतीय राज्य मुख्य रूप से पंजाब में, नवरेह जम्मू कश्मीर में, लोसांग सिक्किम में, बोहांग बिहू में, असम में, ठीक है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, विशु केरल में। सुर्खियों में रहे त्योहार बताए गए हैं, लद्दाख का लोसर उत्सव, अम्बुवाची मेला, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का, नुआखाई जोहार उड़ीसा और छत्तीसगढ़। हॉर्नबिल हमारा कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। अम्बुवाची मेला असम में, लोसार लद्दाख में, नुआखाई हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। संगई महोत्सव, नवरोज, काशी तमिल संगमम। पुरस्कार और अवार्ड्स कौन कौन से मिले, कौन सी अकादमी को मिले, संगीत नाटक अकादमी, नोबेल प्राइज 2022 का, साहित्य में नोबेल प्राइज, यूनेस्को की फेलिक्स गांधी मंडला पुरस्कार की बात, थॉमस कप की बात करें, लॉरेंस एंड स्पोर्ट्स। सुर्खियों में कौन कौन सी जनजातियाँ रही है, हिमाचल में हट्टी, उत्तर प्रदेश में गोंड, बिहार में सहरिया, झारखंड में विजया, राजस्थान की सहरिया, मध्य प्रदेश में गोंड सहरिया, कोरगू, महाराष्ट्र में कोरगू गोंड, ये आप देख लीजिएगा। फिर ये हमारा संथाल जनजाति की बात की गई है। तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है गुट्टू आदिवासी, कोरकू जनजाति, गोंड जनजाति, चापेकर बंधुओं का मामला। धरोहर उपनिगम प्रोजेक्ट वाणी मुंबई समाचार। हुंडी क्या है, हुंडी के ऊपर हमारा पहला भी सवाल आ चुका है। हरिजन सेवक संघ 90वीं स्थापना दिवस मनाया गया था। महात्मा गांधी ने 1932 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किया था। मेइती या मैते मैल। चलिए गाइस, हमारा ये ख़त्म हो जाता है। लास्ट में मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।